पैसा आखिर है क्या? एक सेकंड के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। सुबह उठते ही काम, पढ़ाई या बिजनेस की टेंशन, महीने के खर्चे, सेविंग, भविष्य की चिंता और मन में एक सवाल कि भाई आखिर इतना पैसा कमाने के बाद भी सुकून क्यों नहीं मिल रहा। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में बचपन से एक ही तरह सोचते आए हैं कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा सक्सेस और ज्यादा पैसा मतलब बेहतर जिंदगी। लेकिन मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको यही रोककर एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है कि क्या पैसे का खेल सच में मैथ्स का खेल है? क्या अमीर बनने के लिए सिर्फ सही इन्वेस्टमेंट, सही नंबर और सही कैलकुलेशन जानना काफी है? और अगर ऐसा है तो फिर ऐसे लोग क्यों हैं जो बहुत अच्छा कमाने के बावजूद हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम कमाकर भी आराम से और कंट्रोल के साथ जिंदगी जी लेते हैं? असली बात यह है कि पैसा सिर्फ नंबरों का गेम नहीं है, ये बिहेवियर का गेम है। आप कितना कमाते हैं, कितना सेव करते हैं और कहां इन्वेस्ट करते हैं, ये सब जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, क्योंकि पैसा आपके बैंक अकाउंट से पहले आपके दिमाग में मौजूद होता है। एक इंसान के लिए 10 लाख रुपए बहुत बड़ी दौलत हो सकते हैं, जबकि दूसरे के लिए वही रकम बहुत छोटी लग सकती है। किसी को रिस्क लेना नॉर्मल लगता है, किसी को डरावना। कोई हर पैसा सेव करता है, कोई कमाते ही खर्च कर देता है, कोई स्टॉक मार्केट में गिरावट देखकर खरीदारी करता है, कोई उसी गिरावट में घबराकर सब बेच देता है। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या एक इंसान समझदार है और दूसरा बेवकूफ? जरूरी नहीं। मॉर्गन हाउसल के मुताबिक पैसे के मामले में हमारा बिहेवियर हमारे एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। आपने बचपन में पैसों को लेकर क्या देखा? आपके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी? आपने मंदी देखी या बूम देखा? आपने कभी पैसे की कमी महसूस की या हमेशा सिक्योरिटी देखी? इन सब चीजों से आपकी मनी माइंडसेट बनती है। मान लो 2 लोग हैं। एक इंसान ने बचपन में अपने परिवार को पैसों की कमी से जूझते देखा। उसके लिए सेविंग सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी है। वो शायद ज्यादा खर्च करने से डरता है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसने बचपन से देखा कि पैसा हमेशा आता रहेगा। उसके लिए खर्च करना ज्यादा नॉर्मल हो सकता है। अब दोनों को एक ही फाइनेंशियल सलाह दे दो, फिर भी दोनों उसका रिएक्शन अलग देंगे। इसलिए इस किताब का सबसे बड़ा आइडिया यही है कि पैसे के मामले में इंसान हमेशा पूरी तरह लॉजिकल नहीं होता, और शायद हमें होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा सिर्फ कैलकुलेटर से नहीं चलता। पैसा भावनाओं, डर, लालच, अनुभव और उम्मीदों से भी चलता है। यही वजह है कि कई बार कोई इंसान जानता है कि उसे सेविंग करनी चाहिए, फिर भी वो खर्च कर देता है। उसे पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतर हो सकता है, फिर भी मार्केट गिरते ही वो घबरा जाता है। उसे पता है कि दूसरों से कंपेयर करना बेकार है, फिर भी किसी दोस्त की नई कार देखकर उसे अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है। समस्या जानकारी की कमी नहीं होती, समस्या अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की होती है। और यही इस किताब को खास बनाता है। यह आपको कोई जादुई तरीका नहीं बताती कि कल सुबह उठते ही अमीर कैसे बन जाओ। ये उससे ज्यादा जरूरी चीज सिखाती है कि पैसे के साथ ऐसा बिहेवियर कैसे बनाया जाए जिसे आप सालों तक फॉलो कर सको। क्योंकि असली फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि आपने कितना पैसा बनाया। असली सवाल यह है कि आपने कितना बचाया, कितने समय तक उसे टिकाया और उस पैसे ने आपको कितनी फ्रीडम दी। सोचो, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको हर फैसला सिर्फ पैसों की वजह से नहीं लेना पड़ता, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप किस काम में अपना समय लगाना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं और अपनी जिंदगी किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब आपके पास ज्यादा स्वतंत्रता से हो सकते हैं, और शायद यही पैसे की सबसे बड़ी ताकत है। पैसा आपको महंगी चीजें खरीदने से ज्यादा अपने समय पर कंट्रोल खरीदने की क्षमता देता है। लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको पहले पैसे के साथ अपने रिश्ते को समझना होगा। अगले चैप्टर में हम इसी की शुरुआत करेंगे
और जानेंगे कि पैसे के मामले में कोई भी इंसान पूरी तरह पागल क्यों नहीं होता, बल्कि हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसे के फैसले लेता है। अध्याय 1, पैसे के मामले में कोई भी इंसान पूरी तरह पागल नहीं होता। अब सोचो, अगर दो लोग एक ही पैसे की सिचुएशन में बिल्कुल अलग फैसला लें, तो क्या उनमें से एक बेवकूफ है? जरूरी नहीं। हो सकता है दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही फैसला ले रहे हों। यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे जरूरी सीखों में से एक है। हम अक्सर दूसरों के फाइनेंशियल फैसलों को देखकर तुरंत जज कर देते हैं। कोई बहुत ज्यादा सेविंग करता है तो हम कहते हैं कि भाई इतना कंजूस क्यों है। कोई खूब खर्च करता है तो कहते हैं कि इसे पैसे की कोई कदर नहीं। कोई मार्केट में रिस्क लेता है तो हमें लगता है कि ये पागल है, और कोई हर वक्त कैश सेव करके रखता है तो लगता है कि इसे इन्वेस्टमेंट की समझ ही नहीं। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे के मामले में हर इंसान की एक अलग पर्सनल हिस्ट्री होती है, और वही हिस्ट्री उसके फैसलों को शेप करती है। मान लो एक बच्चा ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जहां हमेशा पैसों की कमी रही। महीने के आखिर में खर्च चलाना मुश्किल होता था। घर में पैसों को लेकर टेंशन होती थी, और छोटी सी इमरजेंसी भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती थी। अब वही बच्चा बड़ा होकर कमाने लगता है और बहुत ज्यादा सेविंग करता है। कोई दूसरा इंसान उसे देखकर कह सकता है, भाई पैसा खर्च भी कर लिया कर, जिंदगी एक ही बार मिलती है। लेकिन उस इंसान के लिए सेविंग सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। उसके दिमाग में सेविंग का मतलब सिक्योरिटी है, कंट्रोल है, और उस डर से बचाव है जो उसने बचपन में महसूस किया था। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान सोचो जिसने बचपन से अपने परिवार को आर्थिक रूप से सिक्योर देखा। घर में जरूरत की हर चीज आसानी से आती थी। पैसे की कमी कभी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनी, और उसे हमेशा लगा कि जरूरत पड़ने पर पैसा मिल जाएगा। बड़ा होने के बाद उसके लिए खर्च करना उतना डरावना नहीं होगा। अब अगर दोनों एक दूसरे को देखें तो दोनों को दूसरे का बिहेवियर अजीब लग सकता है, लेकिन दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। यही साइकोलॉजी है। हमारा दिमाग सिर्फ आज की सिचुएशन देखकर फैसला नहीं करता, वो हमारे पिछले एक्सपीरियंस को भी साथ लेकर चलता है। अब इसे इन्वेस्टिंग में देखो। मान लो किसी व्यक्ति ने 2008 जैसी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान अपना बहुत पैसा खो दिया। उसके लिए स्टॉक मार्केट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, एक डरावना एक्सपीरियंस बन सकता है। वो आगे चलकर बहुत ज्यादा सावधानी रखेगा। दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान जिसने मार्केट में लगातार ग्रोथ का दौर देखा हो, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर रिस्क ले सकता है। दोनों के पास एक ही मार्केट है, लेकिन दोनों का दिमाग उसे अलग तरह से देख रहा है। यही कारण है कि जब कोई आपको कहता है कि मार्केट तो हमेशा ऊपर जाता है, बस इन्वेस्ट करते रहो, तो ये सलाह सुनने में आसान लगती है, लेकिन असली जिंदगी में उस सलाह पर टिके रहना उतना आसान नहीं होता। जब आपके अपने पैसे का बड़ा हिस्सा गिरता हुआ दिखता है, तब आपकी साइकोलॉजी आपके नॉलेज से लड़ने लगती है। आपको पता होता है कि लॉन्ग टर्म में धैर्य रखना जरूरी है, लेकिन डर कहता है कि अभी पैसा निकाल लो। यही वो जगह है जहां मनी बिहेवियर की असली परीक्षा होती है। अब एक और मजेदार चीज समझिए। हम अपने वर्तमान को देखकर दूसरों के फैसले जज करते हैं, लेकिन हमें ये याद नहीं रहता कि हमारे पास आज जितनी जानकारी है, सामने वाले के पास शायद उस समय उतनी जानकारी थी ही नहीं। मान लो कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में ऐसा फैसला लेता है जो आपको आज बहुत बेवकूफी भरा लगता है, लेकिन उस समय उसकी उम्र, उसकी नौकरी, उसका परिवार, उसकी इनकम, उसका डर और उसका एक्सपीरियंस क्या था, ये आपको नहीं पता। इसलिए किसी के फाइनेंशियल फैसले को समझने के लिए सिर्फ रिजल्ट देखना काफी नहीं है, आपको उसकी पूरी कहानी समझनी होगी। यही बात हमारे अपने फैसलों पर भी लागू होती है। कई बार हम अपने पुराने फाइनेंशियल फैसलों को देखकर खुद को बेवकूफ समझने लगते हैं, लेकिन उस समय आपने जो फैसला लिया वो उस समय की आपकी जानकारी और परिस्थिति के हिसाब से लिया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो फैसला सही था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उससे सीखना ज्यादा जरूरी है बजाय
इसके कि आप खुद को हमेशा दोष देते रहें। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, रोहित और अमन। दोनों की इनकम लगभग बराबर है। रोहित हर महीने अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेव करता है और पुरानी बाइक से ही काम चला रहा है। अमन नई कार लेता है, महंगे गैजेट खरीदता है और दोस्तों के साथ अक्सर बाहर घूमता है। रोहित को लगता है अमन पैसे बर्बाद कर रहा है। अमन को लगता है रोहित जिंदगी जी ही नहीं रहा। लेकिन हो सकता है रोहित का सपना जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना हो और अमन के लिए दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस ज्यादा महत्वपूर्ण हो। अगर दोनों अपनी इनकम के अंदर रहकर अपने गोल्स के हिसाब से फैसले ले रहे हैं तो जरूरी नहीं कि कोई एक गलत हो। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप किसी दूसरे इंसान की जिंदगी देखकर उसकी मनी गेम कॉपी करने लगते हो, क्योंकि आपको उसकी पूरी सिचुएशन पता ही नहीं है। हो सकता है किसी इंसान की कार लोन पर हो, किसी का घर फैमिली का हो, किसी की इनकम आपसे 10 गुना ज्यादा हो, या किसी के पास ऐसी सेविंग हो जिसके बारे में दुनिया को पता ही ना हो। इसलिए सिर्फ बाहर से दिखाई देने वाली लाइफ देखकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ का फैसला करना खतरनाक हो सकता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। इंसान नेचुरली सोशल प्राणी है और हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। अगर हमारे आसपास के लोग एक खास तरह से पैसा खर्च करते हैं तो हमें भी वही नॉर्मल लगने लगता है। अगर आपके दोस्त हर साल नया फोन खरीदते हैं तो आपको अपना पुराना फोन अचानक आउटडेटेड लगने लगता है। अगर आपके आसपास हर कोई महंगी कार खरीद रहा है तो आपको अपनी कार छोटी लगने लगती है। लेकिन यहां एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है, क्या मुझे सच में ये चीज चाहिए या मुझे सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि बाकी लोग इसे चाहते हैं? यही सवाल आपको कई अननेसेसरी खर्चों से बचा सकता है। अब एक्शनेबल लेसन यह है कि आज अपनी एक छोटी सी मनी हिस्ट्री लिखो। बचपन में आपके घर में पैसे को लेकर क्या माहौल था? पैसे को लेकर सबसे पहली याद क्या है? आपको बचत के बारे में क्या सिखाया गया? खर्च करने को लेकर क्या सोच थी? क्या आपने कभी पैसों की कमी देखी? और आज उन अनुभवों का आपकी मनी माइंडसेट पर क्या असर है? जब आप अपनी कहानी समझना शुरू करेंगे तो आपको अपने कई फाइनेंशियल बिहेवियर के पीछे की वजह दिखाई देने लगेगी। हो सकता है आपको समझ आए कि आप बहुत ज्यादा सेविंग क्यों करते हैं, खर्च करने में डर क्यों लगता है, रिस्क लेने से क्यों घबराते हैं, या कभी कभी बिना सोचे खर्च क्यों कर देते हैं। और जब आपको अपनी साइकोलॉजी समझ आती है तभी आप अपने बिहेवियर को बदलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहां एक और बड़ा ट्विस्ट है। अगर पैसे के मामले में हमारे फैसलों पर सिर्फ हमारी मेहनत और समझ का असर नहीं होता तो फिर किसी की सफलता देखकर यह मान लेना कि उसने सब कुछ सिर्फ अपनी काबिलियत से हासिल किया है भी गलत हो सकता है। क्योंकि पैसे की दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है किस्मत और रिस्क। अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर में लक और अनिश्चितता का कितना बड़ा रोल हो सकता है। अध्याय 2, किस्मत और रिस्क। हर सफलता सिर्फ मेहनत की कहानी नहीं होती। अब एक ऐसी बात समझो जो पैसे के मामले में हमारी पूरी सोच बदल सकती है। जब हम किसी इंसान को बहुत सफल देखते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत उसकी मेहनत, उसकी स्किल और उसकी डिसिप्लिन को क्रेडिट देने लगता है। और जब कोई इंसान फेल हो जाता है तो हम जल्दी से बोल देते हैं कि उसने सही मेहनत नहीं की होगी। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जिंदगी इतनी सिंपल नहीं है। सफलता में मेहनत का रोल बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ किस्मत और रिस्क भी मौजूद रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है या सफलता सिर्फ लक से मिलती है। असली बात यह है कि हम किसी रिजल्ट को देखकर हमेशा ये नहीं बता सकते कि उसमें कितना हिस्सा स्किल का था और कितना हिस्सा किस्मत या परिस्थितियों का। मान लो 2 लोग बिल्कुल एक जैसा बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों मेहनती हैं, दोनों समझदार हैं और दोनों ने लगभग एक जैसा पैसा लगाया है। लेकिन एक के बिजनेस को सही समय पर एक बड़ा ग्राहक मिल जाता है और उसका बिजनेस तेजी से बढ़ जाता है। दूसरे का बिजनेस उसी समय मार्केट की मंदी में फंस जाता है और उसे नुकसान हो जाता है।
क्या पहला इंसान दूसरे से 10 गुना ज्यादा काबिल था? जरूरी नहीं। दोनों की मेहनत समान हो सकती है, लेकिन उनके सामने आई परिस्थितियां अलग थी। यही रिस्क है। जिंदगी में कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता। अब इसे और आसान तरीके से समझो। मान लो कोई क्रिकेटर मैच की आखिरी गेंद पर शॉट मारता है। गेंद बल्ले के किनारे से लगती है और सीधे फील्डर के हाथ में चली जाती है। अगर फील्डर से कैच छूट गया तो वही शॉट मैच जिताने वाला बन सकता है। अगर कैच पकड़ लिया गया तो वही शॉट हार का कारण बन सकता है। खिलाड़ी की स्किल महत्वपूर्ण थी, लेकिन रिजल्ट पर एक अनिश्चित घटना का भी असर पड़ा। फाइनेंशियल दुनिया में भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। कोई कंपनी सही समय पर सही टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आ जाती है। किसी दूसरे की कंपनी उतनी ही अच्छी होती है, लेकिन मार्केट का टाइमिंग उसके खिलाफ चला जाता है। कोई इन्वेस्टर किसी ऐसे स्टॉक को खरीद लेता है जो कुछ साल बाद बहुत तेजी से बढ़ता है। दूसरा उसी तरह की रिसर्च करके भी किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा देता है जो किसी अनदेखी प्रॉब्लम में फंस जाती है। इसलिए किसी एक इंसान की सफलता देखकर उसकी पूरी स्ट्रैटेजी कॉपी करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप उसका रिजल्ट देख रहे हो, उसके पीछे की पूरी कहानी नहीं। अब यहां एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, आउटकम और प्रोसेस को अलग करना। अगर किसी इंसान ने सही फैसला लिया और उसे अच्छा रिजल्ट मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वही फैसला अच्छा ही होगा। और अगर किसी ने सही फैसला लिया लेकिन उसे खराब रिजल्ट मिला, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि फैसला गलत था। मान लो आपने हेलमेट पहनकर बाइक चलाई और रास्ते में एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हेलमेट बेकार था। इसी तरह अगर कोई बिना हेलमेट चला और उसे कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिना हेलमेट चलना सुरक्षित है। रिजल्ट देखकर रिस्क की वैल्यू तय करना गलती हो सकती है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक व्यक्ति ने 10 साल पहले एक छोटी कंपनी में इन्वेस्ट किया और आज वो इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ चुका है। अब लोग उससे पूछते हैं कि आपने कौन सी खास स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की थी। हो सकता है उसने सच में बहुत रिसर्च की हो, लेकिन हो सकता है उसे कुछ ऐसे मौके भी मिले हों जिनका अंदाजा लगाना मुश्किल था। दूसरी तरफ कोई दूसरा इन्वेस्टर पूरी रिसर्च के बावजूद गलत कंपनी में फंस गया। अगर आप सिर्फ पहले इंसान को देखकर उसकी स्ट्रैटेजी कॉपी करोगे, तो आप एक जरूरी चीज भूल रहे हो। उसके रिजल्ट में लगा हिस्सा कितना था। यही कारण है कि इस किताब की एक बड़ी सीख है कि हमें सफलता से सीखना चाहिए, लेकिन सफलता की पूरी कहानी को सिर्फ एक व्यक्ति की महानता मानकर कॉपी नहीं करना चाहिए। इसी तरह फेलियर को भी सिर्फ अक्षमता समझना सही नहीं है। कभी कभी एक बहुत अच्छा फैसला भी खराब रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि दुनिया हमेशा आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर फेलियर को लक के नाम पर छोड़ दो। अगर आप लगातार गलत फैसले ले रहे हो, सीख नहीं रहे हो और अपनी गलतियों को सुधार नहीं रहे हो, तो सिर्फ किस्मत को दोष देना बेकार है। आपको अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। असली समझ यह है कि जहां आपका कंट्रोल है वहां पूरी जिम्मेदारी लो, और जहां आपका कंट्रोल नहीं है वहां अनसर्टेनिटी को स्वीकार करो। अब साइकोलॉजी यहां बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंसान को एक साफ कहानी पसंद आती है। हमें लगता है कि अगर कोई सफल है तो उसके पास कोई खास सीक्रेट होगा। इसलिए इंटरनेट पर आपको हर जगह इस इंसान ने ये किया और करोड़पति बन गया जैसी कहानियां दिखाई देती हैं। लेकिन असल जिंदगी इतनी सीधी लाइन में नहीं चलती। किसी की कहानी में मेहनत, सही फैसले, सही टाइमिंग, लोगों का सपोर्ट, परिस्थितियां, मौका और कभी कभी प्योर लक सब एक साथ काम कर सकते हैं। और यही वजह है कि आपको अपनी तुलना किसी दूसरे के रिजल्ट से नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने पैसे को समझदारी से मैनेज कर रहे हो, अपनी इनकम से कम खर्च कर रहे हो, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और बड़े रिस्क से खुद को बचा रहे हो, तो आप सही दिशा में हो। भले ही आपका रिजल्ट किसी दूसरे इंसान जितना शानदार अभी दिखाई न दे।
अब एक्शनेबल लेसन ये है कि जब भी आप किसी की सफलता की कहानी पढ़ो या किसी की फाइनेंशियल सक्सेस देखो, तो सिर्फ ये मत पूछो कि उसने क्या किया। इसके साथ ये भी पूछो, उसकी सफलता में कौन सी चीजें उसके कंट्रोल में थी और कौन सी चीजें उसके कंट्रोल के बाहर थी। और जब अपनी जिंदगी में कोई फेलियर आए तो खुद से 2 सवाल पूछो। पहला, मैंने क्या गलत किया? दूसरा, ऐसी कौन सी चीज थी जिसे मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता था? पहला सवाल आपको सुधारने में मदद करेगा और दूसरा आपको खुद को बेवजह दोष देने से बचाएगा। यही बैलेंस आपको ज्यादा समझदार बनाएगा। लेकिन अब एक और खतरनाक चीज सामने आती है। मान लो आपने अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया, आपकी इनकम बढ़ रही है, सेविंग बढ़ रही है और लाइफस्टाइल भी बेहतर हो रही है। फिर भी एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि अभी और चाहिए। एक और बड़ी कार, एक बड़ा घर, ज्यादा पैसा, ज्यादा स्टेटस। सवाल यह है कि यह और आखिर कहां जाकर रुकता है? क्योंकि अगर आपको यह पता ही नहीं कि आपके लिए कितना काफी है, तो दुनिया का कोई भी पैसा आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। अगले चैप्टर में हम इसी बेहद जरूरी सवाल पर बात करेंगे। कब कहना है बस बहुत है? अध्याय 3, कब कहना है बस बहुत है? सोचो, अगर आज तुम्हारी इनकम दोगुनी हो जाए तो क्या तुम सच में दोगुने खुश हो जाओगे? शायद कुछ समय के लिए हाँ। तुम ज्यादा अच्छी चीजें खरीदोगे, बेहतर जगह घूमोगे, अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करोगे और लगेगा कि अब जिंदगी सेट है। लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद वही चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी और तुम्हारा दिमाग फिर बोलेगा, अब थोड़ा और चाहिए। यही पैसे के खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा है। समस्या ये नहीं कि इंसान ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। समस्या तब शुरू होती है जब उसे पता ही नहीं होता कि उसके लिए पर्याप्त कितना है। मॉर्गन हाउसल इस आइडिया को एनएफ यानी पर्याप्त की समझ से जोड़ते हैं। मान लो तुम्हारी इनकम महीने की 50,000 है और तुम किसी तरह आराम से अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हो। फिर तुम्हारी इनकम 1 लाख हो जाती है। अब तुम सोचते हो कि 1 लाख कम से कम चाहिए। फिर 2 लाख होने पर तुम्हें लगता है कि अब 2 लाख वाली लाइफस्टाइल चाहिए। फिर 5 लाख होने पर तुम्हारे खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। और अगर तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ ज्यादा पाने पर है तो ये खेल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हर लेवल पर तुमसे ऊपर कोई न कोई इंसान मौजूद होगा। अगर तुम्हारे पास 10 लाख है तो कोई करोड़पति तुम्हें गरीब महसूस करा सकता है। करोड़पति के सामने कोई अरबपति बैठा है और अगर तुलना ही तुम्हारी खुशी का आधार है तो तुम कभी जीत नहीं सकते। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन सोचो। 2 दोस्त हैं, दोनों की इनकम अच्छी है। पहला दोस्त कहता है, मुझे इतना पैसा चाहिए कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरे पास सेविंग हो और मुझे हर फैसले के लिए किसी नौकरी पर मजबूर न होना पड़े। दूसरा कहता है, मुझे सबसे बड़ी कार चाहिए, शहर में सबसे शानदार घर चाहिए और मुझे दूसरों से ज्यादा कमाना है। हो सकता है पहला दोस्त दूसरे से कम पैसा कमाए, लेकिन उसके लिए इनफ की एक सीमा है। दूसरा दोस्त जितना ज्यादा कमाता है उतना ही उसका टारगेट आगे बढ़ता जाता है। यहां सवाल यह नहीं है कि कौन ज्यादा एम्बिशियस है, सवाल यह है कि कौन अपने लिए गेम के नियम तय कर रहा है और कौन दूसरों के बनाए हुए गेम में भाग रहा है। यही फर्क बहुत बड़ा है। अगर आपको पता है कि आपके लिए पर्याप्त क्या है तो आप अपने फैसलों में ज्यादा फ्री हो सकते हो। लेकिन अगर आपको पर्याप्त का मतलब ही नहीं पता तो ज्यादा पाने के चक्कर में आप ऐसे रिस्क ले सकते हो जिनकी आपको जरूरत ही नहीं थी। मान लो किसी इंसान के पास पहले से ही इतनी दौलत है कि वो आराम से जिंदगी जी सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसका दोस्त उससे ज्यादा अमीर है वो एक बड़ा बिजनेस रिस्क ले लेता है। बिजनेस सफल हुआ तो उसकी दौलत थोड़ी और बढ़ जाएगी, लेकिन अगर फेल हुआ तो वो अपनी पहले से बनी हुई सिक्योरिटी भी खो सकता है। अब सोचो, क्या उस रिस्क का रिवॉर्ड वाकई जरूरी था? अगर आपके पास पहले से वो सब है जिसकी आपको जरूरत है तो सिर्फ दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए अतिरिक्त रिस्क लेना शायद समझदारी नहीं है। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। इंसान एब्सोल्यूट चीजों से ज्यादा रिलेटिव चीजों में सोचता है।
हमें ये कम मायने रखता है कि हमारे पास कितना है और ज्यादा मायने रख सकता है कि हमारे पास दूसरे से कितना ज्यादा या कम है। यही सोशल कंपैरिजन हमें लगातार और की तरफ धकेल सकता है। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। पहले आप अपने पड़ोस के कुछ लोगों से कंपेयर करते थे, अब आप दुनिया के हजारों लोगों की हाइलाइट्स देख सकते हो। किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा, किसी का लग्जरी घर, किसी की करोड़ों की इनकम और किसी का शानदार बिजनेस। फिर आपका दिमाग कहता है मेरे पास कम है, लेकिन आपको यह नहीं दिखता कि उस इंसान के पीछे कितना कर्ज है, कितना स्ट्रेस है, कितनी अनिश्चितता है और उसकी जिंदगी की कौन सी चीजें आपसे छिपी हुई है। इसलिए अगर आप हर समय दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करते रहोगे तो आपके पास चाहे जितना पैसा हो, आपको हमेशा लगेगा कि कुछ कम है। अब यहां एनफ का मतलब एम्बिशन खत्म करना नहीं है। आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, बड़े सपने देख सकते हो और अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। अगर आपका जवाब है कि मुझे अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो वो एक क्लियर रीजन है। अगर आपका जवाब है कि मुझे अपने समय पर कंट्रोल चाहिए, तो वो भी क्लियर रीजन है। लेकिन अगर आपका जवाब सिर्फ मुझे दूसरों से ज्यादा चाहिए है, तो ये एक ऐसा गेम है जिसका कोई आखिरी लेवल नहीं है। एक्शनेबल लेसन बहुत सीधा है। आज बैठकर अपने लिए एनफ की एक लाइन लिखो। कितनी सेविंग होने पर तुम्हें लगेगा कि इमरजेंसी में तुम सुरक्षित हो? कितनी मंथली इनकम पर तुम्हारी बेसिक जरूरतें आराम से पूरी हो जाएंगी? किस तरह की लाइफस्टाइल तुम्हें सच में खुश रखती है और किस चीज के लिए तुम अपना समय और मानसिक शांति सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते? जब तुम्हारे पास इन सवालों के जवाब होंगे तो पैसे के कई फैसले आसान हो जाएंगे, क्योंकि फिर तुम सिर्फ ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे होगे, तुम अपने पैसे को एक खास उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे होगे। और याद रखो, बस बहुत है बोलना हार मानना नहीं है। ये अपनी सीमाएं खुद तय करना है। ये कहना है कि मैं दूसरों की दौड़ में नहीं भागूंगा, मुझे पता है कि मेरे लिए जीत कैसी दिखती है। लेकिन अब यहां एक और बड़ा सवाल आता है। अगर पैसे का सबसे बड़ा फायदा महंगी चीजें खरीदना नहीं है, तो फिर पैसा आखिर हमें देता क्या है? जवाब है शायद पैसे की सबसे बड़ी ताकत अपने समय पर कंट्रोल। क्योंकि जिंदगी में बहुत सी चीजें पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन समय वापस नहीं खरीदा जा सकता। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि पैसा आपको आखिर किस तरह की आजादी दे सकता है और क्यों फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा रिवॉर्ड चीजें नहीं बल्कि फ्रीडम हो सकता है। अध्याय 4, पैसे का सबसे बड़ा फायदा, फ्रीडम। अब तक हमने समझा कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, और यह भी कि अगर आपको पता ही नहीं कि आपके लिए कितना पैसा काफी है, तो ज्यादा कमाने के बावजूद आप कभी सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर सकते। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है कि आखिर पैसा हमें देता क्या है? क्या सिर्फ बड़ा घर, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी लाइफ? नहीं। मॉर्गन हाउसल के हिसाब से पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू उन चीजों में नहीं है जिन्हें आप खरीद सकते हो, बल्कि उस कंट्रोल में है जो पैसा आपको अपने समय के ऊपर देता है। सोचो, अगर आपके पास इतना पैसा है कि अचानक नौकरी चली जाए तो भी आप कई महीनों या सालों तक अपने खर्च चला सकते हो, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? शायद आपको हर बॉस की हर बात सिर्फ इस डर से नहीं माननी पड़ेगी कि अगर नौकरी गई तो घर कैसे चलेगा। अगर आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, तो आप किसी ऐसे काम को छोड़ने का फैसला कर सकते हो जो आपकी मानसिक शांति खराब कर रहा है। आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकते हो। आप किसी नए काम को सीखने के लिए समय निकाल सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आपके पास ना कहने की क्षमता बढ़ जाती है। यही फ्रीडम है। अब एक रियल लाइफ उदाहरण देखो। मान लो 2 लोगों की इनकम एक जैसी है, लेकिन पहले व्यक्ति के पास कोई सेविंग नहीं है और हर महीने उसकी पूरी इनकम खर्च हो जाती है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा कम खर्च करता है और लगातार सेविंग बनाता रहता है। अचानक दोनों की कंपनी में प्रॉब्लम आती है और कुछ महीनों के लिए
नौकरी जाने का रिस्क पैदा हो जाता है। पहले व्यक्ति के लिए यह बहुत बड़ा डर है, क्योंकि अगले महीने का किराया और खर्च भी मुश्किल हो सकता है। दूसरा व्यक्ति भी परेशान होगा, लेकिन उसके पास कुछ समय का फाइनेंशियल कुशन है। वो तुरंत किसी भी नौकरी को पकड़ने के बजाय सोच सकता है कि उसे आगे क्या करना है। दोनों की इनकम एक जैसी थी, लेकिन उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम अलग थी। यही कारण है कि सेविंग सिर्फ भविष्य के लिए पैसा जमा करना नहीं है। सेविंग आपको विकल्प खरीदती है। जब आपके पास पैसा बचा होता है, तो आपके पास समय खरीदने की क्षमता होती है, और जब आपके पास समय होता है, तो आपके पास विकल्प होते हैं। अब सोचो, जिंदगी के कई बड़े फैसले सिर्फ इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। खराब नौकरी छोड़ नहीं सकते क्योंकि ईएमआई है। शहर बदल नहीं सकते क्योंकि खर्च ज्यादा है। ब्रेक नहीं ले सकते क्योंकि सेविंग नहीं है। कोई नया स्किल नहीं सीख सकते क्योंकि हर शाम एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। यहां पैसा आपकी जिंदगी को पूरी तरह नहीं बदलता, लेकिन ये आपको कुछ फैसलों में ज्यादा स्वतंत्र बना सकता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंसान को ऑटोनॉमी यानी अपने फैसले खुद लेने की जरूरत होती है। जब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का हर फैसला किसी और की जरूरत या मजबूरी से तय हो रहा है, तो पैसा होने के बावजूद भी आप फ्री महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जब आपके पास थोड़ी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आपको लगता है कि मेरे पास ऑप्शन है। और कई बार यही फीलिंग बहुत ज्यादा खुशी दे सकती है। मान लो आपको अचानक किसी दिन अपने परिवार के साथ कहीं जाना है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत टाइट है, तो आपको हर छोटे खर्च के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पहले से अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मैनेज किया हुआ है, तो आप कुछ फैसले बिना लगातार डर के ले सकते हो। यही फ्रीडम का असली मतलब है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपको काम ही नहीं करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि मैं कभी काम नहीं करूंगा, पूरे दिन आराम करूंगा और बस पैसा खर्च करूंगा। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो, तो ज्यादातर लोगों के लिए लंबे समय तक कुछ भी न करना भी सैटिस्फाइंग नहीं होता। इंसान को पर्पस, चैलेंज और प्रोग्रेस की भी जरूरत होती है। असली फ्रीडम शायद यह है कि आप काम करें क्योंकि आप करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपकी जिंदगी टूट जाएगी। यही फर्क बहुत बड़ा है। अगर आप अपनी नौकरी इसलिए करते हो क्योंकि आपको वो काम पसंद है, तो नौकरी एक चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो वही नौकरी एक मजबूरी बन सकती है। पैसा चॉइस और मजबूरी के बीच का गैप कम कर सकता है। अब सोचो, अगर आपको हर महीने अपनी पूरी इनकम खर्च करनी ही पड़ती है, तो आपकी जिंदगी में कोई ब्रीदिंग रूम नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी इनकम से थोड़ा कम खर्च करके बाकी को सेव कर सकते हो, तो धीरे धीरे एक कुशन बनता है। यही कुशन आपको मानसिक शांति भी दे सकता है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बड़ा उद्देश्य सिर्फ ज्यादा पैसा जमा करना नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ को ज्यादा ऑप्शंस दे सको। अब एक्शनेबल लेसन यह है कि अपनी सेविंग को सिर्फ भविष्य के खर्च की तरह मत देखो, उसे मेरी फ्यूचर फ्रीडम फंड की तरह देखो। हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा ऐसा रखो जिसे बिना जरूरत के खर्च न करना हो। धीरे धीरे ये पैसा आपको एक ऐसी स्थिति तक पहुंचा सकता है जहां अचानक आने वाली प्रॉब्लम आपके पूरे जीवन को हिला न दे। और एक और एक्सरसाइज करो। अपनी जिंदगी की 3 ऐसी चीजें लिखो जहां आपको लगता है कि पैसे की वजह से आपके पास चॉइस कम है। फिर सोचो कि अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी मजबूत हो जाए, तो उन चॉइसेस में क्या बदलाव आ सकता है। हो सकता है आप नौकरी बदल पाओ, अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पाओ, कोई नई स्किल सीख पाओ या किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल पाओ। यही पैसा का असली उपयोग है। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी लाइफस्टाइल भी बढ़ सकती है। बड़ा घर, बड़ी कार, महंगे गैजेट और ज्यादा खर्च आपको बाहर से सफल दिखा सकते हैं,
लेकिन जरूरी नहीं कि आप अंदर से ज्यादा वेल्दी हो गए हो, क्योंकि असली वेल्थ हमेशा दिखाई नहीं देती। अगले अध्याय में हम इसी सबसे बड़े भ्रम को तोड़ेंगे और समझेंगे कि दौलत और अमीरी दिखने वाली चीज नहीं होती। जो इंसान बाहर से सबसे ज्यादा अमीर दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि उसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ हो। अध्याय 5, दौलत दिखती नहीं है, वेल्थ और दिखावे का फर्क। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझो। अगर किसी इंसान के पास महंगी कार है, बड़ा घर है, ब्रांडेड कपड़े हैं और वो हर महीने शानदार जगहों पर घूमता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो अमीर है? जरूरी नहीं। हो सकता है वो सच में बहुत अमीर हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि उसकी पूरी इनकम सिर्फ दिखने वाली चीजों में जा रही हो। मॉर्गन हाउसल इस फर्क को बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं कि अमीरी और वेल्थ एक ही चीज नहीं है। जो पैसा आपको बाहर से अमीर दिखाता है, वो अक्सर खर्च हो चुका पैसा होता है, लेकिन असली वेल्थ वह पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया और जो भविष्य में आपके लिए विकल्प और सुरक्षा पैदा कर सकता है। सोचो, अगर किसी के पास 10 लाख की कार है तो बाहर से देखकर लोग बोलेंगे, भाई बंदा अमीर है, लेकिन उस कार की कीमत उसकी वेल्थ नहीं है। वह तो एक ऐसी चीज है जिस पर पैसा खर्च हो चुका है और समय के साथ जिसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। दूसरी तरफ कोई इंसान साधारण कार चला रहा है, ज्यादा दिखावा नहीं करता और लगातार अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। बाहर से शायद वो उतना अमीर नहीं दिखेगा, लेकिन हो सकता है उसकी असली फाइनेंशियल पोजीशन कहीं ज्यादा मजबूत हो। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है कि वेल्थ वह है जो आप देख नहीं सकते। एक रियल लाइफ उदाहरण लेते हैं। मान लो 2 दोस्त हैं। रोहन हर महीने अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा खर्च करता है। वो नई बाइक, नया फोन, महंगे कपड़े और बाहर खाने पर पैसा लगाता है। सोशल मीडिया पर उसकी लाइफ बहुत शानदार दिखती है। दूसरी तरफ अमित साधारण फोन इस्तेमाल करता है, पुरानी बाइक चलाता है और अपनी इनकम का कुछ हिस्सा लगातार सेव और इन्वेस्ट करता है। अगर आप दोनों को सड़क पर देखोगे तो शायद रोहन ज्यादा अमीर लगेगा, लेकिन अगर दोनों की नेट वर्थ देखोगे तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। रोहन के पास दिखाने के लिए ज्यादा चीजें हैं, लेकिन अमित के पास भविष्य के लिए ज्यादा पैसा हो सकता है। यही फर्क है स्पेंडिंग और वेल्थ के बीच। अब साइकोलॉजी समझो। इंसान नेचुरली उन चीजों को ज्यादा महत्व देता है जिन्हें वह देख सकता है। महंगी कार दिखती है, बड़ा घर दिखता है, घड़ी दिखती है, ब्रांडेड कपड़े दिखते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में पड़ी सेविंग किसी को दिखाई नहीं देती। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किसी को दिखाई नहीं देता। भविष्य के लिए बचाया हुआ पैसा सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए लोग अक्सर वेल्थ बनाने के बजाय वेल्थ जैसा दिखने की कोशिश करने लगते हैं, और यही एक खतरनाक गेम है, क्योंकि जब आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हो तो आप अपने भविष्य के पैसे को आज की तारीफ के बदले बेच रहे होते हो। मान लो आपने एक महंगी कार सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि आपको लगा कि लोग आपको ज्यादा सक्सेसफुल समझेंगे। शुरुआत में शायद आपको अच्छा लगेगा, लोग तारीफ करेंगे, दोस्त पूछेंगे कि कितने की ली, लेकिन कुछ समय बाद वह कार आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। ईएमआई फिर भी चलती रहेगी और जिस अप्रूवल के लिए आपने पैसा खर्च किया था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यही हीडोनिक एडेप्टेशन का एक सिंपल एग्जाम्पल है। हमें नई चीज मिलने पर खुशी होती है, लेकिन दिमाग कुछ समय बाद उसे नॉर्मल मान लेता है और फिर अगली चीज चाहिए होती है। इसलिए अगर आपका हैप्पीनेस मॉडल लगातार अगली चीज पर डिपेंड करता है तो आपकी दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि महंगी चीज खरीदना गलत है। अगर आपके पास पैसा है, आपने अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज संभाल रखी है और कोई चीज सच में आपको खुशी देती है तो उसे खरीदना बिल्कुल ठीक है। समस्या तब है जब आप अपनी पहचान और सेल्फ वर्थ को उन चीजों से जोड़ देते हो जिन्हें आपने खरीदा है, क्योंकि तब आपको बार बार दुनिया को साबित करना पड़ता है कि आप सक्सेसफुल हो, और दुनिया को इंप्रेस करने का ये गेम बहुत महंगा हो सकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखो।
जब आप किसी अमीर इंसान को महंगी कार में देखते हो तो आपका दिमाग अक्सर कार को देखता है और सोचता है, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। लेकिन उस इंसान की कार देखकर आप उसकी वेल्थ नहीं देख रहे होते, आप सिर्फ उसकी स्पेंडिंग देख रहे हो। आपको ये नहीं पता कि उसके बैंक अकाउंट में कितना है, उस पर कितना कर्ज है, उसके इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं और उसकी फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसी है। इसलिए दूसरों की दिखाई देने वाली जिंदगी देखकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ का बेंचमार्क बनाना बहुत खतरनाक है। अब एक्शनेबल लेसन ये है कि अपनी जिंदगी में दिखने वाली अमीरी और असल वेल्थ को अलग करो। हर बार कोई बड़ी चीज खरीदने से पहले खुद से पूछो, मैं ये इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत या खुशी है, या इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि दूसरे मुझे सक्सेसफुल समझें। अगर जवाब दूसरा है तो कम से कम कुछ समय रुककर सोचो और हर महीने अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को सिर्फ इस आधार पर मत मापो कि आपने क्या खरीदा। ये देखो कि आपने कितना सेव किया, कितना इन्वेस्ट किया और आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी मजबूत हुई। क्योंकि आज खर्च किया हुआ पैसा शायद आपको आज की खुशी दे सकता है, लेकिन आज बचाया हुआ पैसा आपको आने वाले सालों में फ्रीडम दे सकता है। अब यहां एक बड़ा सवाल सामने आता है, अगर वेल्थ बनाने के लिए आपको पैसा खर्च करने के बजाय बचाना पड़ता है तो क्या सिर्फ पैसा बचाना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। पैसा कमाना एक गेम है, लेकिन उसे लंबे समय तक संभाल कर रखना उससे भी बड़ा गेम है। बहुत से लोग तेजी से अमीर बन जाते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से अपनी दौलत खो भी देते हैं, क्योंकि पैसा बनाने के लिए एम्बिशन चाहिए, लेकिन पैसा बचाकर रखने के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और रिस्क को समझने की जरूरत होती है। अगले अध्याय में हम इसी पर बात करेंगे कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दो बिल्कुल अलग गेम क्यों हैं। अध्याय 6, अमीर बनना आसान है या अमीर बने रहना। अब तक हमने समझा कि असली वेल्थ वो नहीं जो लोगों को दिखाई दे, बल्कि वह है जो आपके पास बची रहती है और भविष्य में आपको फ्रीडम देती है। लेकिन अब एक और जरूरी सवाल है, अगर किसी इंसान ने बहुत मेहनत करके पैसा बना लिया तो क्या उसका काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। असल चैलेंज कई बार पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक बचाकर रखना होता है, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको कुछ बड़े रिस्क लेने पड़ सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि कब रिस्क नहीं लेना है। यही अंतर बहुत लोगों को समझ नहीं आता। मान लो किसी इंसान ने एक बिजनेस शुरू किया और कुछ सालों में बहुत सफल हो गया। अब उसके पास पहले से ज्यादा पैसा है। अगर वो ये सोचने लगे कि मैं एक बार सफल हो चुका हूं, अब मैं हर रिस्क ले सकता हूं, तो वही कॉन्फिडेंस आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है, क्योंकि एक बड़ी सफलता के बाद इंसान को लगता है कि वो मार्केट, बिजनेस और भविष्य को समझ चुका है। लेकिन दुनिया हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होती। एक ऐसा इवेंट जो किसी ने सोचा ही नहीं, वो सालों की मेहनत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी की एक बहुत बड़ी सीख है कि फाइनेंशियल लाइफ में सर्वाइवल सबसे जरूरी है। अगर आप गेम में बने हुए हो तो आपको आगे बढ़ने के मौके मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि आप गेम से ही बाहर हो गए तो फ्यूचर के सारे मौके खत्म हो जाते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझो। दो लोग हैं। पहला हर साल बहुत बड़ा रिटर्न कमाने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी सेविंग को हाई रिस्क जगहों पर लगा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जल्दी अमीर बनना है। दूसरा थोड़ा कम रिटर्न से खुश है, लेकिन वो अपनी पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एक ही जगह नहीं लगाता और इमरजेंसी के लिए पैसा अलग रखता है। अगर मार्केट अच्छा चलता है तो पहले वाला शायद ज्यादा कमाए, लेकिन अगर अचानक बड़ा क्रैश आ गया तो उसका नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरा शायद उतना तेज नहीं बढ़ा, लेकिन उसके पास टिके रहने की क्षमता है और लॉन्ग टर्म में टिके रहना बहुत पावरफुल एडवांटेज हो सकता है। अब यहां रूम फॉर एरर यानी गलती की जगह बहुत जरूरी हो जाती है। जब आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ मार्जिन रखते हो तो गलत फैसले के बावजूद आपके पास वापस आने का मौका रहता है। मान लो आपकी सारी इनकम पहले से खर्च हो रही है और आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है। अचानक मेडिकल एक्सपेंस
जॉब लॉस या कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड खर्च आ गया तो छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस बन सकती है। लेकिन अगर आपके पास कुछ महीनों का खर्च अलग रखा है तो वही प्रॉब्लम मैनेजेबल हो सकती है। इसलिए इमरजेंसी फंड सिर्फ एक फाइनेंशियल टर्म नहीं है, ये आपके दिमाग को ब्रीदिंग स्पेस भी देता है। आपको पता होता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो मैं तुरंत टूट नहीं जाऊंगा। अब साइकोलॉजी समझो। इंसान अक्सर अपसाइड को बहुत क्लियरली देखता है और डाउनसाइड को अंडर एस्टिमेट करता है। जब कोई कहता है कि इस इन्वेस्टमेंट से पैसा दोगुना हो सकता है तो हमारा दिमाग एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन हमें यह पूछना भूल जाता है कि अगर सब उल्टा हुआ तो मैं कितना खो सकता हूं। यही वजह है कि हाई रिटर्न्स का लालच कई बार हमें जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है। समझदार फाइनेंशियल बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि आप कोई रिस्क ही न लो। इसका मतलब है कि आप ऐसा रिस्क लो जिससे गलती होने पर भी आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद न हो। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। मान लो किसी के पास 10 लाख रुपए हैं। वो सोचता है कि अगर मैं इन्हें एक रिस्की जगह लगा दूं और पैसा दोगुना हो गया तो जल्दी से 20 लाख हो जाएंगे। लेकिन अगर वही इन्वेस्टमेंट आधी हो गई तो उसके पास 5 लाख बचेंगे। अगर ये 10 लाख उसकी पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी तो नुकसान सिर्फ पैसा कम होना नहीं है, उसकी फ्यूचर प्लान्स, फैमिली सिक्योरिटी और मेंटल पीस भी प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ अगर उसने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से रिस्क को मैनेज किया तो शायद उसकी ग्रोथ थोड़ी धीमी हो, लेकिन उसके पास सर्वाइव करने की ज्यादा कैपेसिटी होगी। और यही लॉन्ग टर्म गेम है। अब कंपाउंड ग्रोथ की एक और बड़ी ताकत यहां सामने आती है। अगर आप लंबे समय तक गेम में बने रहते हो तो छोटे रिटर्न्स भी समय के साथ बहुत बड़े बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको सर्वाइव करना होगा। अगर आपने हर कुछ साल में एक बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर झेला तो कंपाउंडिंग का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं कितना कमाऊंगा से पहले एक और सवाल पूछो, मैं कितने लंबे समय तक टिक सकता हूं? यह सवाल बहुत पावरफुल है। अब एक्शनेबल लेसन यह है कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ में सर्वाइवल रूल्स बनाओ। कितना पैसा इमरजेंसी के लिए अलग रहेगा, कितना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगा, कितना रिस्क आप रियलिस्टिकली सह सकते हो और किस लेवल के लॉस पर आपकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये नंबर्स आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल सिंपल है। ऐसा कोई एक डिसीजन मत लो जो गलत होने पर आपको फाइनेंशियल गेम से बाहर कर दे। और एक और बात, अपनी सफलता को इतना फ्रेजाइल मत बनाओ कि उसे बनाए रखने के लिए हर समय परफेक्ट डिसीजंस की जरूरत पड़े। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लान में थोड़ी गलती की जगह है तो आप ज्यादा कामली डिसीजंस ले सकते हो। यही फाइनेंशियल रेजिलियंस है। याद रखो, पैसा बनाने के लिए एक्साइटमेंट काम आ सकती है, लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए पेशेंस ज्यादा काम आता है। और जब आप इस पेशेंस को समय के साथ जोड़ते हो तब एक ऐसी चीज सामने आती है जो शायद पैसे की दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स है, कंपाउंडिंग। छोटे छोटे गेन्स को लंबे समय तक बढ़ने देना। लेकिन कंपाउंडिंग का असली मैजिक तभी दिखाई देता है जब आप उसे पर्याप्त समय देते हो। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि समय पैसा बनाने की मशीन को इतना पावरफुल कैसे बना देता है और क्यों जल्दी शुरुआत करना कई बार ज्यादा पैसा कमाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। अध्याय 7, कंपाउंडिंग, छोटे कदमों की सबसे बड़ी ताकत। अब सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया में कुछ सबसे बड़ी फाइनेंशियल ग्रोथ किसी एक बहुत बड़े फैसले की वजह से नहीं, बल्कि बहुत सारे छोटे फैसलों को लंबे समय तक जारी रखने की वजह से हुई है, तो शायद ये सुनने में बहुत एक्साइटिंग नहीं लगेगा। हमें हमेशा लगता है कि अमीर बनने के लिए कोई बड़ा मौका चाहिए, कोई शानदार इन्वेस्टमेंट चाहिए या ऐसा फैसला चाहिए जिससे पैसा अचानक कई गुना हो जाए। लेकिन मॉर्गन हाउसल हमें एक बहुत सिंपल और पावरफुल चीज समझाते हैं, कंपाउंडिंग। इसका मतलब है कि आपके पैसे पर जो ग्रोथ होती है वो आगे चलकर खुद ग्रोथ पैदा करने लगती है। शुरुआत में इसका असर छोटा दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ यही छोटी ग्रोथ बहुत बड़ी बन सकती है। इसे ऐसे समझो कि तुम एक पौधा लगाते हो।
पहले कुछ महीनों में तुम्हें शायद बहुत ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर तुम उसे पानी देते रहो, उसे समय दो और लगातार उसकी देखभाल करते रहो, तो कुछ साल बाद वही छोटा पौधा एक बड़ा पेड़ बन सकता है। कंपाउंडिंग भी कुछ ऐसी ही है। शुरुआत में प्रोग्रेस बोरिंग लग सकती है, लेकिन समय उसका सबसे बड़ा साथी है। अब एक रियल लाइफ उदाहरण लेते हैं। मान लो दो लोग हैं, राहुल और करण। राहुल ने 25 साल की उम्र में सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू कर दी। शुरुआत में उसकी रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने लगातार निवेश किया और लंबे समय तक उसे बढ़ने का मौका दिया। करण ने सोचा कि अभी तो जिंदगी एंजॉय करनी है, बाद में इन्वेस्ट कर लेंगे। उसने 35 या 40 की उम्र में शुरुआत की। अब करण शायद ज्यादा पैसा हर महीने निवेश कर रहा हो, लेकिन राहुल के पास एक ऐसी चीज है जिसे करण वापस नहीं खरीद सकता, समय। यही कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत है। पैसा सिर्फ पैसा नहीं बढ़ाता, समय उस ग्रोथ को मल्टीप्लाई करने का मौका देता है। अब साइकोलॉजी समझो। इंसान नेचुरली शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पसंद करता है। अगर हम आज मेहनत करें और कल बड़ा रिजल्ट मिल जाए तो हमें मोटिवेशन मिलता है, लेकिन कंपाउंडिंग का खेल उल्टा है। इसमें आपको लंबे समय तक ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जिनका इमीडिएट रिजल्ट बहुत छोटा दिखाई देता है। इसलिए लोग बीच में हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि इतने समय से कर रहा हूं, कुछ बड़ा हो ही नहीं रहा। लेकिन कई बार ग्रोथ अंदर ही अंदर बिल्ड हो रही होती है और उसका बड़ा असर बाद में दिखाई देता है। यही चीज इन्वेस्टिंग के बाहर भी लागू होती है। अगर तुम हर दिन थोड़ा पढ़ते हो तो एक दिन में कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा, लेकिन सालों तक पढ़ते रहोगे तो तुम्हारी नॉलेज बहुत बढ़ सकती है। अगर हर दिन थोड़ा एक्सरसाइज करते हो तो एक वर्कआउट तुम्हारी बॉडी नहीं बदल देगा, लेकिन महीनों और सालों की कंसिस्टेंसी बदल सकती है। अगर हर दिन थोड़ा लिखते हो तो एक दिन में लेखक नहीं बनोगे, लेकिन लगातार लिखने से तुम्हारी राइटिंग स्किल ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकती है। यानी कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं है, यह हैबिट्स, नॉलेज, स्किल्स और रिलेशनशिप्स पर भी लागू हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, कंपाउंडिंग को सिर्फ रिटर्न की स्पीड से मत देखो। कई बार सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप बीच में रुकते नहीं। मान लो कोई व्यक्ति हर साल थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन मार्केट गिरते ही घबरा जाता है और सब बेच देता है। फिर मार्केट बढ़ने पर वापस आता है। वो बार बार गेम से बाहर और अंदर होता रहता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति अपनी स्ट्रैटेजी को समझकर लॉन्ग टर्म में टिकता रहता है। दोनों ने शुरुआत एक जैसी की हो सकती है, लेकिन उनका बिहेवियर अलग होने की वजह से लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत अलग हो सकता है। इसलिए कंपाउंडिंग का दुश्मन सिर्फ खराब इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंपेशेंस भी उसका बड़ा दुश्मन है। अब एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखो। मान लो तुम YouTube चैनल शुरू करते हो। पहले महीने 10 वीडियो डालते हो और सिर्फ कुछ 100 व्यूज आते हैं। तुम्हें लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, तुम छोड़ देते हो। दूसरी तरफ कोई दूसरा क्रिएटर वही काम 2 साल तक करता रहता है। शुरुआत में उसकी ग्रोथ भी स्लो होती है, लेकिन वो हर वीडियो से थोड़ा सीखता है, अपनी स्क्रिप्टिंग बेहतर करता है, थंबनेल्स इंप्रूव करता है और ऑडियंस को समझता है। 2 साल बाद उसका रिजल्ट अचानक बड़ा दिखाई दे सकता है, लेकिन वो ग्रोथ अचानक पैदा नहीं हुई। वो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स के कंपाउंड होने का रिजल्ट है। यही रीजन है कि हमें कई बार सक्सेसफुल लोगों की करंट पोजीशन देखकर लगता है कि भाई ये तो अचानक बहुत बड़ा हो गया, लेकिन हम उन सालों को नहीं देखते जिनमें ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही थी। अब एक्शनेबल लेसन ये है कि अपनी जिंदगी में एक ऐसी चीज चुनो जिसे तुम अगले 5 या 10 साल तक लगातार इंप्रूव कर सकते हो। ये इन्वेस्टिंग हो सकती है, कोई स्किल हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, पढ़ना हो सकता है या कोई क्रिएटिव काम। फिर उसे इतना छोटा बनाओ कि तुम उसे लंबे समय तक छोड़ो नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। लेकिन यहां एक और चीज जरूरी है, कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलेगा जब तुम लंबे समय तक सर्वाइव करोगे। अगर तुम्हारी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी इतनी अग्रेसिव है कि एक गलत साल में तुम सब कुछ खो सकते हो, तो कंपाउंडिंग का कोई फायदा नहीं।
इसलिए ग्रोथ के साथ सेफ्टी भी जरूरी है। और यही हमें अगले कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। जिंदगी और पैसे दोनों में आपको ऐसी जगह चाहिए जहां अगर चीजें आपकी उम्मीद के हिसाब से न चले तो भी आप संभल सको। आपको अपने प्लान में ब्रीदिंग रूम चाहिए। आपको ऐसा मार्जिन चाहिए जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आने पर आपकी पूरी जिंदगी को कोलैप्स होने से बचाए। अगले अध्याय में हम इसी बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अपने लिए मार्जिन क्यों रखना चाहिए और फाइनेंशियल प्लान में थोड़ी एक्स्ट्रा जगह आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती है। अध्याय 8, अपने लिए मार्जिन रखो। जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। अब एक ऐसी गलती के बारे में सोचो जो बहुत सारे लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ में करते हैं। वे अपना पूरा पैसा पहले से डिवाइड कर देते हैं। इतनी इनकम आएगी, इतना खर्च होगा, इतनी ईएमआई जाएगी, इतना इन्वेस्ट होगा और महीने के आखिर में लगभग कुछ नहीं बचेगा। कागज पर पूरा प्लान एकदम परफेक्ट दिखाई देता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि असली जिंदगी कोई एक्सेल शीट नहीं है। कभी अचानक मेडिकल खर्च आ जाता है, कभी नौकरी में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बिजनेस में नुकसान हो जाता है, कभी घर में कोई अनएक्सपेक्टेड जिम्मेदारी आ जाती है और कभी कोई ऐसा मौका सामने आ जाता है जिसके बारे में आपने पहले सोचा ही नहीं था। यही वजह है कि मॉर्गन हाउसल फाइनेंशियल लाइफ में मार्जिन यानी ब्रीदिंग रूम रखने की बात करते हैं। इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी को इतना टाइट मत बनाओ कि एक छोटी सी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आते ही पूरा सिस्टम हिल जाए। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हारी मंथली इनकम 1,00,000 रुपए है। तुमने पूरा बजट बना रखा है कि 25,000 घर के खर्च, 20,000 ईएमआई, 15,000 लाइफस्टाइल, 20,000 इन्वेस्टमेंट्स और बाकी अलग अलग खर्चों में चले जाएंगे। सुनने में सब परफेक्ट है, लेकिन अगर अचानक 2 महीने की इनकम कम हो जाए तो क्या होगा? अगर तुम्हारे पास कोई इमरजेंसी सेविंग्स नहीं है तो तुम्हें तुरंत कर्ज लेना पड़ सकता है, इन्वेस्टमेंट्स तोड़नी पड़ सकती है या किसी और से मदद मांगनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ कोई इंसान थोड़ा कम एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन कुछ महीनों का खर्च अलग रखता है। शायद उसका पैसा शुरुआत में थोड़ा धीमा बढ़े, लेकिन उसकी फाइनेंशियल लाइफ ज्यादा स्टेबल हो सकती है। यही मार्जिन है। अब साइकोलॉजी समझो। इंसान फ्यूचर को बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट करने की गलती करता है। हम सोचते हैं कि अगले साल हमारी इनकम इतनी होगी, खर्च इतना होगा और सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से चलेगा। लेकिन असलियत में फ्यूचर अनसर्टेन है। हम ये नहीं जानते कि अगले महीने क्या होगा, अगले साल क्या होगा और 10 साल बाद दुनिया कैसी होगी। इसलिए एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान वो नहीं है जो सिर्फ परफेक्ट सिचुएशन में काम करे। अच्छा प्लान वह है जो इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी सर्वाइव कर सके। यही डिफरेंस बहुत बड़ा है। मान लो कोई व्यक्ति सोचता है कि उसकी इनकम हर साल 10% बढ़ेगी। इसी अजम्पशन के आधार पर वो बड़ी ईएमआई ले लेता है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ साल बाद उसकी इनकम एक्सपेक्टेड तरीके से नहीं बढ़ती। अब उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ प्रेशर में आ जाती है। अगर उसने थोड़ा मार्जिन रखा होता तो शायद वही सिचुएशन आसानी से संभाली जा सकती थी। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। 2 लोग हैं, दोनों के पास लगभग बराबर पैसा है। पहला व्यक्ति अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक घर खरीद लेता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी इनकम अच्छी है, आगे तो और बढ़ेगी। दूसरा थोड़ा छोटा घर चुनता है और अपनी मंथली फाइनेंशियल लाइफ को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखता है। कुछ साल बाद इकोनॉमी स्लो हो जाती है और दोनों की इनकम पर प्रेशर आता है। पहले व्यक्ति के लिए ईएमआई बड़ा बर्डन बन जाती है, दूसरे के पास कम प्रेशर है और वो अपने खर्च एडजस्ट कर सकता है। यहां दूसरे व्यक्ति ने शायद कम इंप्रेसिव डिसीजन लिया था, लेकिन उसने अपने फ्यूचर सेल्फ को ब्रीदिंग रूम दिया था। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। अब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पैसे पर लागू नहीं होता, अपनी जिंदगी में भी मार्जिन चाहिए। हर दिन पूरा शेड्यूल इतना टाइट मत रखो कि एक छोटी प्रॉब्लम आने पर पूरा दिन खराब हो जाए। हर काम के बीच थोड़ा टाइम रखो। हर डिसीजन को इतना फाइनल मत मानो कि सर्कमस्टेंसेस बदलने पर तुम एडजस्ट ही ना कर सको, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी भी एक तरह की वेल्थ है। अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस है
तो अनएक्सपेक्टेड चीजों का इंपैक्ट कम हो सकता है। अब एक्शनेबल लेसन बहुत प्रैक्टिकल है। सबसे पहले अपनी मंथली फाइनेंशियल लाइफ देखो और खुद से पूछो, अगर मेरी इनकम कुछ समय के लिए कम हो जाए तो मैं कितने समय तक बिना पैनिक के चल सकता हूं? अगर जवाब बहुत कम है तो धीरे धीरे एक इमरजेंसी कुशन बनाने की दिशा में काम करो। दूसरा, हर फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय सिर्फ ये मत सोचो कि अगर सब अच्छा हुआ तो मुझे कितना फायदा होगा। यह भी सोचो, अगर चीजें खराब हुई तो मैं कितना नुकसान सह सकता हूं। यही सवाल आपको अननेसेसरी रिस्क से बचा सकता है। तीसरा, अपने फ्यूचर प्लान्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखो। अगर कोई प्लान तभी काम करता है जब हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो, तो वो शायद बहुत फ्रेजाइल प्लान है, और जिंदगी में फ्रेजाइल प्लान्स जल्दी टूट सकते हैं। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग बात आती है। जब आप अपने लिए मार्जिन रखते हो तो आप सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं खरीदते, आप मेंटल पीस भी खरीदते हो, क्योंकि आपको हर समय यह डर नहीं रहता कि एक छोटी सी प्रॉब्लम सब कुछ खत्म कर देगी। आप ज्यादा कामली डिसीजंस ले सकते हो। आप पैनिक में एसेट नहीं बेचते, हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते नहीं, और दूसरों को देखकर जल्दबाजी में फैसला नहीं करते। यही इमोशनल स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म में बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। लेकिन अब तक हमने एक और पैटर्न देखा है। लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिर्फ नंबर से नहीं बिगाड़ते, वे अक्सर दूसरों को देखकर भी अपने फैसले बदलते हैं। किसी की सैलरी देखी तो अपनी सैलरी कम लगी, किसी की कार देखी तो अपनी कार पुरानी लगने लगी, किसी की इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देखी तो अपनी स्ट्रैटेजी बोरिंग लगने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप किसी और की जिंदगी के रूल्स के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल गेम खेल सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर इंसान की इनकम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और जिंदगी की प्रायोरिटीज अलग होती है। अगले अध्याय में हम इसी पर बात करेंगे। अपनी मनी गेम खुद क्यों बनानी चाहिए और दूसरों से कंपेयर करना आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे खराब कर सकता है। अध्याय 9, अपनी मनी गेम खुद खेलो, दूसरों से कंपेयर करना क्यों खतरनाक है। अब एक बात ऑनेस्टली बताओ, क्या कभी तुमने किसी को देखकर सोचा है कि यार, इसकी लाइफ तो मुझसे बहुत आगे है? शायद किसी दोस्त की नई कार देखकर, किसी की बड़ी सैलरी देखकर, किसी का शानदार घर देखकर, या सोशल मीडिया पर किसी की लग्जरी लाइफ देखकर। यही कंपैरिजन धीरे धीरे हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करने लगता है। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर दूसरे इंसान की पूरी जिंदगी नहीं देखते, सिर्फ उसका रिजल्ट देखते हैं। हमें उसकी सैलरी दिखाई देती है, लेकिन उसका लोन नहीं दिखता। हमें उसकी कार दिखाई देती है, लेकिन उसकी ईएमआई नहीं दिखती। हमें उसका बड़ा घर दिखाई देता है, लेकिन उस घर के पीछे का फाइनेंशियल प्रेशर नहीं दिखता। और सबसे बड़ी बात, हमें यह नहीं पता कि उसके गोल्स क्या है। मॉर्गन हाउसल की सीख यहां बहुत सिंपल है। अगर आप किसी दूसरे इंसान की मनी गेम को देखकर अपनी मनी गेम तय करोगे, तो आप शायद कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। मान लो तुम्हारा दोस्त महीने में 2 लाख कमाता है और तुम 1 लाख। अगर तुम सिर्फ इनकम कंपेयर करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे हो। लेकिन हो सकता है तुम्हारे खर्च बहुत कम हो, तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा लोन ना हो, और तुम्हारे पास अच्छी सेविंग्स हो, जबकि तुम्हारे दोस्त की इनकम ज्यादा होने के बावजूद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा हों। फिर कंपैरिजन का मतलब क्या रह गया? अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 3 दोस्त हैं। पहले दोस्त का गोल है कि वो जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करे, इसलिए वो ज्यादा सेव करता है और सिंपल लाइफस्टाइल रखता है। दूसरे दोस्त का गोल है कि वो अपने करियर में मैक्सिमम ग्रोथ करे, इसलिए वो ज्यादा काम करता है और ज्यादा रिस्क लेता है। तीसरे दोस्त के लिए फैमिली के साथ ज्यादा समय बिताना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो ऐसी जॉब चुनता है जिसमें इनकम थोड़ी कम है लेकिन टाइम ज्यादा मिलता है। अगर तीनों एक दूसरे को देखकर अपनी जिंदगी बदलने लगे तो तीनों अपनी प्रायोरिटीज खो सकते हैं। पहला सोच सकता है कि मुझे भी ज्यादा खर्च करना चाहिए, दूसरा सोच सकता है कि मुझे भी ज्यादा फ्री टाइम चाहिए, तीसरा सोच सकता है कि मुझे भी ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है कि उनकी जीत की डेफिनेशन क्या है? अगर आपको खुद नहीं पता
कि आप जिंदगी से क्या चाहते हो, तो दुनिया आपको हर दिन बताएगी कि आपको क्या चाहिए। यही कंपैरिजन का ट्रैप है। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत पावरफुल है। इंसान अपने स्टेटस को दूसरों के मुकाबले समझता है। अगर आपके पास अच्छी इनकम है लेकिन आपके आसपास के लोग उससे भी ज्यादा कमाते हैं, तो आपको अपनी इनकम कम लग सकती है। दूसरी तरफ अगर आपकी इनकम एवरेज है लेकिन आपका लाइफस्टाइल आपके गोल्स के हिसाब से कंफर्टेबल है, तो आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो सकते हो। यानी हैप्पीनेस और फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन सिर्फ आपके पास कितना पैसा है इससे तय नहीं होती। ये इस बात से भी जुड़ी है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो। सोशल मीडिया ने इस कंपैरिजन को और तेज कर दिया है। पहले आपको अपने आसपास के 10-20 लोगों की जिंदगी दिखाई देती थी। अब आपके फोन पर हर दिन हजारों लोगों की सबसे अच्छी मोमेंट्स आ सकती है। किसी का नया घर, किसी की विदेश यात्रा, किसी की नई कार, किसी का बिजनेस सक्सेस और किसी की इनकम। लेकिन याद रखो, सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं दिखाते, वे अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं। अगर तुम अपनी ऑर्डिनरी जिंदगी को किसी दूसरे की हाइलाइट से कंपेयर करोगे, तो तुम्हें अपनी जिंदगी हमेशा कम लगेगी। यही वजह है कि अपनी फाइनेंशियल गेम के रूल्स खुद तय करना जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों से कभी सीखना ही नहीं है। बिल्कुल सीखो। अगर कोई अच्छी सेविंग स्ट्रैटेजी अपनाता है, कोई बेहतर स्किल डेवलप करता है या कोई स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, तो उससे सीखना बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी पूरी जिंदगी कॉपी मत करो। उसकी स्ट्रैटेजी को अपनी सिचुएशन के हिसाब से अडैप्ट करो, क्योंकि जो चीज उसके लिए सही है जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए भी सही हो। मान लो कोई इंसान अपनी इनकम का 50% सेव करता है। तुम देखकर सोचते हो कि मुझे भी 50% सेव करना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, तो शायद ये रियलिस्टिक ना हो। दूसरी तरफ अगर तुम्हारे एक्सपेंसेस कम है, तो शायद तुम उससे भी ज्यादा सेव कर सकते हो। इसलिए परसेंटेज कॉपी करने से ज्यादा जरूरी है प्रिंसिपल समझना। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिस्क टॉलरेंस। हर इंसान का रिस्क सहने का लेवल अलग होता है। कोई मार्केट में गिरावट देखकर भी आराम से बैठ सकता है, तो कोई थोड़ी गिरावट में पैनिक कर सकता है। अगर तुम किसी दूसरे की रिस्क स्ट्रैटेजी कॉपी करोगे लेकिन मेंटली उस रिस्क को हैंडल नहीं कर पाओगे, तो मुश्किल समय में तुम गलत डिसीजन ले सकते हो। इसलिए अपनी मनी गेम ऐसी बनाओ जिसे तुम अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी फॉलो कर सको। यही लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी है। अब एक्शनेबल लेसन यह है कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए 3 चीजें लिखो। पहली, मेरे लिए इनफ कितना है। दूसरी, मेरे सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स क्या है। और तीसरी, मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूं। जब इन तीनों के जवाब क्लियर हो जाएंगे, तो दूसरों की जिंदगी देखकर तुम्हारा माइंड कम डिस्टर्ब होगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। और अगली बार जब तुम्हें किसी की सक्सेस देखकर जेलसी या इनसिक्योरिटी महसूस हो, तो खुद से पूछना, क्या मैं सच में उसकी जिंदगी चाहता हूं या मुझे सिर्फ उसका रिजल्ट अच्छा लग रहा है। यह सवाल तुम्हें बहुत कुछ समझा सकता है। अब पूरी किताब में हमने कई अलग अलग आइडियाज देखे हैं। मनी बिहेवियर, लक, रिस्क, इनफ, फ्रीडम, वेल्थ, सर्वाइवल, कंपाउंडिंग, मार्जिन और कंपैरिजन। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे एक फाइनल सवाल छिपा हुआ है। आखिर हमें पैसा चाहिए किस लिए? अगर जवाब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा है, तो ये गेम कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर जवाब है फ्रीडम, सिक्योरिटी, फैमिली, टाइम और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल, तो पैसा एक टूल बन जाता है, आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं। अगले और आखिरी अध्याय में हम इन सारी सीखों को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे कि असली वेल्थ आखिर होती क्या है और पैसे के साथ एक ऐसी जिंदगी कैसे बनाई जाए जिसमें पैसा आपका मालिक नहीं, आपका टूल बने। अध्याय 10, असली वेल्थ क्या है। अब हम इस किताब के आखिरी चैप्टर पर हैं, लेकिन असली बात यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अब तक हमने पैसे के बारे में कई अलग अलग चीजें समझी। लेकिन अगर इन सारी बातों को एक लाइन में जोड़ना हो, तो सवाल यही है कि आखिर असली वेल्थ है क्या।
क्या बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होना ही वेल्थ है? क्या बड़ा घर, महंगी कार और लग्जरी लाइफ वेल्थ है? या फिर वेल्थ का मतलब कुछ और है? मॉर्गन हाउसल की पूरी सोच को अगर आसान भाषा में समझें तो असली वेल्थ वह है जो आपको अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल देती है। पैसा खुद मंजिल नहीं है, पैसा एक टूल है, और इस टूल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको समय, विकल्प और फ्रीडम दे सकता है। सोचो, अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन हर समय दूसरों को इंप्रेस करने की जरूरत महसूस होती है, हर महीने खर्च इतना ज्यादा है कि इनकम रुकते ही पैनिक शुरू हो जाता है, और तुम सिर्फ ज्यादा कमाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रेस में बिता रहे हो, तो क्या तुम सच में वेल्दी हो? दूसरी तरफ कोई इंसान बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जीता है, अपनी जरूरतों से कम खर्च करता है, लगातार सेविंग्स बनाता है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करता है और अपने समय पर कुछ कंट्रोल रखता है। हो सकता है वो बाहर से इतना अमीर न दिखे, लेकिन उसकी फाइनेंशियल लाइफ ज्यादा मजबूत हो सकती है। यही असली वेल्थ है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो। मान लो एक व्यक्ति हर महीने बहुत ज्यादा कमाता है, लेकिन उसका लाइफस्टाइल भी इतना एक्सपेंसिव है कि उसकी पूरी इनकम खर्च हो जाती है। उसे हर महीने नई चीजें चाहिए, बड़ी ईएमआई है, सोशल स्टेटस मेंटेन करना है, और अगर उसकी इनकम कुछ महीनों के लिए रुक जाए तो उसकी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कम कमाता है लेकिन अपनी जरूरतों को समझता है, इमरजेंसी के लिए पैसा रखता है, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करता है और अपने खर्च को कंट्रोल में रखता है। अब बाहर से पहला इंसान ज्यादा सक्सेसफुल दिखाई दे सकता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के मामले में दूसरा इंसान ज्यादा मजबूत हो सकता है। यही इस किताब का बड़ा लेसन है कि इनकम और वेल्थ एक ही चीज नहीं है। इनकम वह पैसा है जो आपके पास आता है, वेल्थ वह पैसा और फ्लेक्सिबिलिटी है जो आपके पास बचती है। अब यहां एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट आता है। इंसान अक्सर पैसा इसलिए खर्च करता है ताकि उसे दूसरों से अप्रूवल मिल सके, लेकिन अप्रूवल की कोई फिनिश लाइन नहीं होती। आज नई बाइक से लोग इंप्रेस होंगे, कुछ समय बाद बड़ी कार चाहिए होगी, फिर बड़ा घर, फिर और बड़ा घर, फिर किसी और से ज्यादा एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। अगर आपकी हैप्पीनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि दूसरे लोग आपको कितना सक्सेसफुल समझते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ कभी स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे आगे होगा। इसलिए अपनी जिंदगी की सक्सेस की डेफिनेशन खुद बनानी पड़ेगी। अगर तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब है कि तुम्हारे पास अपने परिवार के साथ समय हो, तुम्हें अपनी पसंद का काम करने की फ्रीडम हो, इमरजेंसी आने पर पैनिक ना हो, और तुम्हें हर चीज सिर्फ पैसों की वजह से एक्सेप्ट न करनी पड़े, तो यही तुम्हारी वेल्थ है। अब किताब की एक और बड़ी सीख को याद करो, लक और रिस्क। जब तुम्हें कोई बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस मिले तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि तुम्हें लगे कि अब तुम कुछ भी कर सकते हो, और जब फेलियर मिले तो खुद को पूरी तरह यूजलेस मत समझ लेना। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन यह भी समझो कि जिंदगी में कुछ चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती है। यही अंडरस्टैंडिंग आपको हम्बल भी रखती है और रिसिलिएंट भी बनाती है। फिर आता है इनफ का कॉन्सेप्ट। ये शायद सबसे अंडररेटेड फाइनेंशियल स्किल है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आपके लिए कितना काफी है, तो आप हमेशा एक और लेवल के पीछे भागते रहोगे और कई बार ज्यादा पाने की कोशिश में वही चीज रिस्क में डाल दोगे जो पहले से तुम्हारे पास है। इसलिए एक पॉइंट पर यह कहना सीखना जरूरी है कि मेरे लिए इतना काफी है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ रोक दो, इसका मतलब है कि अपनी ग्रोथ की वजह समझो। अगर तुम ज्यादा कमाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देनी है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, या अपने समय पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए, तो ये मीनिंगफुल गोल है। लेकिन अगर तुम सिर्फ इसलिए ज्यादा चाहते हो क्योंकि पड़ोसी के पास तुमसे ज्यादा है, तो ये ऐसी रेस है जिसका कोई एंड नहीं है। अब कंपाउंडिंग को याद करो। फाइनेंशियल सक्सेस अक्सर किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बनती, छोटे सही डिसीजंस को लंबे समय तक रिपीट करने से बनती है। थोड़ा सेव करना, थोड़ा इन्वेस्ट करना, अननेसेसरी रिस्क से बचना, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और सबसे जरूरी, गेम में लंबे समय तक बने रहना। यही बोरिंग चीजें कई बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देती है।
और यही वजह है कि पेशेंस एक फाइनेंशियल सुपर पावर हो सकती है। अब मार्जिन को भी याद रखो। अपनी जिंदगी को इतना टाइट मत बनाओ कि एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम तुम्हें तोड़ दे। फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए अपने प्लान में थोड़ी जगह रखो। इमरजेंसी सेविंग्स रखो, अननेसेसरी डेट से सावधान रहो और हर डिसीजन में वर्स्ट केस सिनारियों के बारे में भी सोचो, क्योंकि जिंदगी में परफेक्ट प्रेडिक्शन से ज्यादा जरूरी अडेप्टेबिलिटी है। और आखिर में अपनी मनी गेम खुद खेलो। किसी दूसरे की इनकम, लाइफस्टाइल या इन्वेस्टमेंट देखकर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी मत बदलो। तुम्हारे गोल्स अलग हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, तुम्हारा रिस्क टॉलरेंस अलग है और तुम्हारी जिंदगी की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस भी अलग हो सकती है। इसलिए दूसरों से सीखो, लेकिन अपनी जिंदगी के रूल्स खुद बनाओ। अब अगर इस पूरे चैप्टर को एक एक्शनेबल लेसन में बदलना हो तो आज एक कागज पर सिर्फ 5 चीजें लिखो। मेरे लिए इनफ क्या है? मेरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रायोरिटी क्या है? मैं कितने समय तक बिना इनकम के सर्वाइव कर सकता हूं? मैं किस तरह की जिंदगी खरीदना चाहता हूं और किस तरह की चीजों के लिए अपना समय नहीं बेचना चाहता? और आखिरी सवाल, अगर मेरे पास कल से बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो मैं अपनी जिंदगी में वास्तव में क्या बदलना चाहूंगा? इन सवालों के जवाब शायद तुम्हें पैसे के बारे में बहुत कुछ बता देंगे, क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। सवाल यह है कि उस पैसे की वजह से तुम्हारे पास कितनी फ्रीडम है। क्या तुम्हारे पास अपने समय पर कंट्रोल है? क्या तुम्हारे पास अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम से निपटने की कैपेसिटी है? क्या तुम अपने गोल्स के हिसाब से फैसले ले सकते हो? क्या तुम्हें हर समय दूसरों को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो शायद तुम उस वेल्थ के ज्यादा करीब हो जिसे बैंक बैलेंस पूरी तरह मेजर नहीं कर सकता। और यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे बड़ी सीख है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे के साथ सही बिहेवियर सीखना उससे भी जरूरी है, क्योंकि अगर तुम पैसे को समझे बिना पैसा कमाओगे तो ज्यादा पैसा भी कम पड़ सकता है, लेकिन अगर तुम पैसे के साथ सही रिश्ता बना लेते हो तो कम पैसा भी ज्यादा फ्रीडम दे सकता है। और आखिर में याद रखो, तुम्हारा पैसा तुम्हारी जिंदगी का मालिक बनने के लिए नहीं है। पैसा तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारे हिसाब से जीने में मदद करने वाला एक टूल है। असली जीत तब नहीं है जब दुनिया तुम्हें अमीर समझे। असली जीत तब है जब तुम्हें खुद पता हो कि तुम्हारे लिए अमीर होने का मतलब क्या है। कंक्लूजन, अब अगर इस पूरी किताब की सारी बातें एक तरफ रख दें और सिर्फ एक सवाल पूछे कि आखिर पैसे का असली मतलब क्या है, तो जवाब बहुत सिंपल है। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है। पैसा तुम्हें अपनी जिंदगी पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल देने के लिए है। हमने देखा कि पैसे के मामले में हर इंसान अलग होता है, क्योंकि हर किसी की मनी स्टोरी अलग होती है। हमने समझा कि सफलता में मेहनत के साथ किस्मत और रिस्क भी काम करते हैं। इसलिए अपनी सफलता पर घमंड और किसी दूसरे की असफलता पर फैसला देने से पहले पूरी कहानी समझनी चाहिए। हमने सीखा कि एनफ कहना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे लिए कितना काफी है तो तुम जिंदगी भर थोड़ा और के पीछे भागते रहोगे। हमने समझा कि असली वेल्थ वो नहीं जो लोगों को दिखाई देती है, बल्कि वह है जो तुमने बचाई है और जो तुम्हें भविष्य में फ्रीडम दे सकती है। हमने कंपाउंडिंग की ताकत देखी कि छोटे छोटे सही फैसले जब लंबे समय तक चलते हैं तो उनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। हमने ये भी समझा कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ में मार्जिन रखना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। और सबसे जरूरी बात, अपनी मनी गेम किसी और की जिंदगी देखकर मत बनाओ। तुम्हारी इनकम, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस सिर्फ तुम्हारी है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी को देखकर सोचो कि यार मुझे भी इसके जैसा बनना है, तो एक सेकंड रुककर खुद से पूछना, क्या मुझे सच में इसकी जिंदगी चाहिए या सिर्फ इसकी दिखाई देने वाली चीजें चाहिए? और जब तुम पैसा कमाओ तो सिर्फ ये मत सोचो कि इसे कैसे ज्यादा बनाया जाए, ये भी सोचो कि इसे कैसे ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि तुम्हें ज्यादा समय, ज्यादा सिक्योरिटी और ज्यादा फ्रीडम मिले। क्योंकि आखिर में तुम्हारे बैंक अकाउंट का नंबर
तुम्हारी जिंदगी की पूरी वैल्यू तय नहीं करता। अगर पैसा तुम्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने की आजादी देता है, अपनी पसंद का काम चुनने की आजादी देता है, मुश्किल समय में पैनिक न करने की ताकत देता है और दूसरों की अप्रूवल के बिना अपने फैसले लेने की फ्रीडम देता है, तो वही पैसा सच में वैल्यूबल है। इसलिए इस पूरी किताब को एक लाइन में याद रखना हो तो बस इतना याद रखना, अमीर दिखने से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियली फ्री होना। ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है अपने पैसे को समझना। और दूसरों की रेस जीतने से ज्यादा जरूरी है अपनी जिंदगी के हिसाब से अपनी रेस चुनना। यही है पैसे की असली साइकोलॉजी।